आज हम स्टडी करेंगे कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान के चैप्टर 6 की, जिसका नाम है अणुभार, तुल्यांकी भार, परमाणु भार और संयोजकता। चलिए, अणुभार सबसे पहले हम बात करते हैं। अणुभार से पहले हम बात करते हैं अणु की और परमाणु की। देखिए, दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक परमाणु होता है और एक अणु होता है। परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, जबकि अणु एक ऐसी इकाई है किसी भी यौगिक की जो स्वतंत्र रूप से रह सकती है। परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपस में क्रिया करके अणु बनाते हैं, यानी परमाणु ये आपस में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। तो यदि हम अणु की बात करें तो हम देखेंगे किसी तत्व अथवा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस तत्व अथवा यौगिक के समस्त गुण विद्यमान हों तथा जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। ठीक है, यानी अब ये जो अणु हैं ये कितने प्रकार के हैं? एक परमाणु अणु, द्विपरमाणु अणु और बहुपरमाणु अणु। एक परमाणु मतलब जो एक परमाणु से बने हुए हैं। देखिए, जिन अणु में केवल एक परमाणु होता है उसे एक परमाणु कहते हैं। जैसे सोडियम, गोल्ड, Ag, मतलब यदि आप लोहे की बात करें, आयरन किस फॉर्म में पाया जाता है? Fe में। और पूरी की पूरी रॉड बनी हुई है, तो आयरन कैसा अणु है? एक परमाणु है। इसके बाद द्विपरमाणु, जैसे ऑक्सीजन गैस O2 के रूप में पाई जाती है, N2, H2 आदि। बहुपरमाणु में आपके पास अमोनिया यानी NH3, SO3, H2S आदि। तो इस तरह की जो परमाणुओं का एक अणु का एक क्लासिफिकेशन है, जो इसमें आपका एक परमाणु, द्विपरमाणु और बहुपरमाणु अणु होते हैं। अब है आपके पास आणविक द्रव्यमान या अणुभार। देखिए, किसी भी परमाणु का अणुभार ज्ञात करना अति आवश्यक हो जाता है जब आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना हो। तो किसी अणु का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है, उस संख्या को अणु का आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ये परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। यानी कोई भी यौगिक है, उस यौगिक का एक अणु कार्बन 12 के 12वें भाग से, कार्बन 12 मतलब वह कार्बन का वह समस्थानिक जिसका अणुभार क्या है? 12 है, जिसका अणुभार 12 है, उसके 12वें भाग से कितने गुना भारी है, वो उस परमाणु का अणुभार कहलाएगा। ठीक है। अब ग्राम अणुभार, यदि इसी अणुभार को हम ग्राम में व्यक्त कर दें तो वो उसका ग्राम अणुभार कहलाएगा। यदि पदार्थ के एक अणुभार को ग्राम में प्रकट किया जाए तो वह पदार्थ का ग्राम अणुभार कहलाएगा। जैसे Cl2 का ग्राम अणुभार 71 ग्राम है। निम्न अणुओं के ग्राम अणुभार ज्ञात कीजिए। देखिए, अणुभार को ज्ञात करने की वीडियो मैंने पहले भी डाले थे, और ये जो कृषि के छात्र होते हैं इनका थोड़ा सा अणुभार कमज़ोर होता है, तो ये छात्र विशेष रूप से इस पर ध्यान दें। साइंस वाले बच्चे तो निचली क्लासों में भी इस चीज़ को पढ़ते रहते हैं, तो आपको क्योंकि इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता है, इसलिए आप इस अणुभार को जरूर ज्ञात करें। जैसे CO2 का अणुभार आपको ज्ञात करना है। CO2, देखिए, किसी का यदि वजन ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करोगे? मान लिया आपके पास 5 ईंटों की बनी कोई डलिया है, उसका वज़न ज्ञात करना है, तो उस डलिया का वज़न प्लस उन 5 ईंटों का वज़न, तो टोटल वज़न आ जाएगा। इसी प्रकार से जो अणुभार है, अणुभार जो हम ज्ञात करते हैं, तो उसमें कुल परमाणुओं का जो वज़न है, उनका जो भार है, जिसे हम परमाणु भार कहते हैं, उनको एक साथ मेज़र कर दिया जाए तो हमारे पास उस यौगिक का अणुभार आ जाता है। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसमें कार्बन का परमाणु भार, ऑक्सीजन कितनी है? 2, तो 2 गुना ऑक्सीजन का परमाणु भार। आपको पता है कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 12 + 2 × 16, 12 + 32 कितना हो गया? 44 ग्राम हो गया। इस प्रकार आप यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास अमोनिया का अणुभार। अमोनिया क्या है? NH3, यानी 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। एक नाइट्रोजन का भार कितना है? 14, और 3 हाइड्रोजन का भार कितना? एक हाइड्रोजन का कितना है? 1, और 3 का कितना हो गया? 3 × 1। तो यहाँ से आप 14 + 3 × 1, तो कितना आ गया? 17 आ गया। इसी प्रकार से आप एसिटिक एसिड CH3COOH का अणुभार भी ज्ञात कर सकते हैं। इस CH3COOH में कुल परमाणु कार्बन के कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो 2 गुना कार्बन का परमाणु भार। हाइड्रोजन कितने? 3 और 1 4,
तो 4 गुना हाइड्रोजन का परमाणु भार, और बचे ऑक्सीजन कितने 2, तो 2 गुना ऑक्सीजन का परमाणु भार। तो हमारे पास कार्बन का कितना होता है परमाणु भार 12, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 4 गुना 1, ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो इनको यदि हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा जोड़ने के बाद 60। तो इस प्रकार से हम किसी भी अणु का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अणुभार से संबंधित एक और वीडियो मैं इसके बाद आपको डालूंगा जिससे आप अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है वाष्प घनत्व, वेपर प्रेशर। अणुभार और वाष्प घनत्व में संबंध ये अक्सर पूछा जाता है कि देखिए, तो एक सूत्र है हमारे पास, अणुभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व। कभी कभी पूछ लेते हैं वाष्प घनत्व बराबर अणुभार बटे 2, ये सूत्र भी अलग से बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है या 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि अणुभार और वाष्प घनत्व में संबंध बताइए। इसके बाद हमारे पास है ग्राहम का विसरण नियम, यानी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, इस पर सवाल आ जाते हैं कि विसरण, देखिए विसरण है क्या, एक दो विसरण जो है ये मान के चलिए आप, विसरण आपके पास कोई गैस का सिलेंडर है और वो लीक हो जाए तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो जो गैस है वो जो 14 लीटर के सिलेंडर में थी वो सारे वातावरण में फैल जाएगी। ठीक है, तो जितना भी वातावरण है वहाँ उस सारे वातावरण में वो गैस फैल जाएगी, इसको कहते हैं विसरण। तो यदि हम ग्राहम के विसरण नियम की बात करें तो 1 सेकंड में जितनी गैस विसरित होगी, ठीक है, वो विसरण की दर कहलाएगी। तो इस पे ग्राहम ने एक विसरण का नियम दिया। इन्होंने कहा कि निश्चित ताप तथा दाब पर किसी गैस की विसरण दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। निश्चित ताप तथा दाब पर किसी गैस की विसरण दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी R समानुपाती किसके हो गया 1/√D, तो निश्चित ताप और दाब। तो R हमारे पास क्या है, विसरण की दर है, विसरण की गति है। D क्या है, गैस का घनत्व है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला था R समानुपाती 1/√D, यानी कि निश्चित ताप और दाब पर किसी भी गैस की विसरण दर क्या है R, उसके घनत्व क्या है D के वर्गमूल, D का भी क्या है रूट स्क्वायर है ना, के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब तो R क्या आ गया यहाँ पे विसरण की दर, और D क्या आ गया गैस का घनत्व आ गया। अब यदि ताप तथा दाब की समान परिस्थितियों में दो गैसों की विसरण गतियाँ, दो गैस हो गई हैं, अब उनकी विसरण गतियाँ कितनी हैं R1 और R2 हैं। दो गैसों की विसरण गतियाँ R1 और R2 हैं, तो उसके घनत्व क्रम से D1 और D2 हैं। तो इस नियम के अनुसार R1 = 1/√D1 और R2 = 1/√D2। यदि इनको अनुपात में लेंगे R1/R2 करने यहीं से, तो √D2/D1 हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा विसरण दर और घनत्व के बीच में संबंध का। आप जाते हैं अणुभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व, यानी अणुभार क्या है M और वाष्प घनत्व क्या है D, तो M = 2 × D, तो D = क्या आ गया M/2। यदि यहाँ इस D की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख दिया जाए तो हमारे पास वैल्यू आएगी R1/R2 √M2/M1। यही किसका नियम है, विसरण का नियम है। अब इससे संबंधित कुछ सवाल कर लेते हैं, उससे पहले फिर से इस फॉर्मूले को आप देख लीजिए विसरण के नियम को। R1/R2 = √D2/D1 और R1/R2 √M2/M1। चलिए इससे संबंधित एक सवाल कर लेते हैं। यहाँ एक प्रश्न है जो कि बोर्ड में आया हुआ भी है कि यदि किन्हीं दो गैसों के विसरण गतियों का अनुपात 3:2 है तो उनके अणुभारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि किन्हीं दो गैसों के विसरण गतियों का अनुपात कितना है, 3:2 है, तो उनके अणुभारों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। R1/R2 = √M2/M1। प्रश्नानुसार 3/2 = √M2/M1। तो इनका यदि हम वर्क कर दें, 3/2 का यदि हम यहाँ से वर्क कर दें तो ये क्या आ गया √M2/M1 है। तो ये आपके पास आ गया M2/M1 = 9/4। तो ये M2/M1 = 9/4, तो M1/M2 = 4/9 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर यदि ग्राम के विसरण, इस सवाल को देखो आप, तो यहाँ पे विसरण की गतियों का अनुपात यानी R1/R2 3/2 दे रखा है, ठीक है, और इनके अणुभार का अनुपात ज्ञात करवा रहा है वो।
अणुभारों का अनुपात ज्ञात करवा रहा है, यानी m2/m1 ज्ञात करवा रहा है। यदि इस सूत्र को देखें, दोनों का वर्ग कर दो आप, तो इसका तो वर्गमूल हट जाएगा यहाँ से, ये वर्गमूल हट गया, यहाँ पे m2/m1 आ गया, तो 3 तिया 9, 9/4 आ गया m2/m1। तो m2/m1 9:4 और m1 m2 क्या आ गया 4:9। और इस प्रकार आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके बाद फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस लाइक के साथ ही आपकी जो उपस्थिति है वो भी दर्ज हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद।